नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले 12 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। वर्तमान समय में मैं इयान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली में डीन संकाय अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हूं। अब हम पत्रकारिता के विकास विषय के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गांधी एक पत्रकार के रूप में, साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह का प्रकाशन, गुजराती संस्करण नवजीवन का प्रकाशन, हरिजन का शुभारंभ, गांधी जी और समकालीन पत्रकारिता, गांधी जी की प्रेरणा से प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं। सन 1920 के बाद भारतीय राजनीति में फिर एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। राजनीति की बागडोर अब अहिंसा के पुजारी गांधी जी के हाथों में आ गई। अहिंसा के बल पर देश की स्वाधीनता का अनोखा स्वप्न उन्होंने देखा था। पत्रकारिता की तो मानो गांधी की रग रग में समाई हुई थी। सत्य एवं न्याय की प्रतिष्ठा में अखबारों की महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका को लक्ष्य करते हुए गांधी जी ने कहा था, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, अखबार की सहायता के बिना नहीं चलाई जा सकती। अगर मैंने अखबार निकालकर दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई भारतीय जमात को उसकी स्थिति न समझाई होती और सारी दुनिया में फैले हुए भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कुछ हो रहा है इसे इंडियन ओपिनियन के सहारे अवगत न कराया होता, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता था। इस तरह मुझे भरोसा हो गया है कि अहिंसक उपायों से सत्य की विजय के लिए अखबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। गांधी जी ने पत्रकारिता में स्वतंत्र लेखन के माध्यम से प्रवेश किया था। सन 1888 में जब वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने लंदन पहुंचे तो उनकी आयु केवल 19 वर्ष की थी। उन्होंने प्रसिद्ध टेलीग्राफ, डेली ग्राफ एवं डेली न्यूज़ आदि पत्रों में भारत के विषय में लिखना शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभावों पर प्रकाश डालने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन आदि पत्रों में लेख व इंटरव्यू भेजे। गांधी जी ने 4 जून सन 1903 को 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में प्रकाशन शुरू किया। जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। डरबन से प्रकाशित इस पत्र में संपादकों के रूप में मनसुख लाल नाजर, मदनजीत के नाम प्रकाशित होते थे। ये संपादक नाम मात्र के लिए ही थे। इसके संपादकीय आदि का संपूर्ण दायित्व गांधी जी पर ही था। अफ्रीका तथा अन्य देशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने तथा उनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दृष्टि से इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। भारत की सांस्कृतिक चेतना तथा परंपराओं को भी गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से उद्घाटित किया। इंडियन ओपिनियन प्रारंभ से ही घाटे में चलने लगा। कालांतर में हिंदी और तमिल भाग इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि इन भाषाओं में लेखक बड़ी कठिनाई से मिलते थे। मनसुख लाल नाजर की मृत्यु के बाद हर्बर्ट किचल तथा उसके बाद हेनरी एस.एल. पोलक संपादक के रूप में पत्र से जुड़े। गांधी जी के कारावास काल में जोसेफ डोग भी इस पत्र के संपादन से संबद्ध रहे थे। इस अखबार में गांधी जी ने लिखा है, इस अखबार के जरिए हर हफ्ते कौम को हफ्ते की सारी खबरें देने का काम भली भांति हो सकता था। अंग्रेजी विभाग के द्वारा गुजराती न जानने वाले हिंदुस्तानियों को लड़ाई की थोड़ी बहुत जानकारी होती रहती और हिंदुस्तान, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों के लिए तो इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार का काम देता था। मैं मानता हूँ कि जिस युद्ध का मुख्य आधार आंतरिक बल हो वह अखबार के बिना लड़ा जा सकता है। पर इसके साथ साथ मेरा यह भी अनुभव है कि इंडियन ओपिनियन के कारण
हमें जो सुविधाएं मिले थे, जो शिक्षा कौम को सहज ही मिल सकती थी, जो खबरें दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी बसते थे वहाँ वहाँ फैलाई जा सकती थीं, वह शायद दूसरी तरह से नहीं हो सकता था। इसलिए इतना तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि लड़ाई लड़ने का साधनों में इंडियन ओपिनियन भी एक बड़ा उपयोगी और प्रबल साधन था। इंडियन ओपिनियन शीघ्र ही काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। उसकी ग्राहक संख्या 3000 से भी अधिक थी। इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कितना अधिक होता जा रहा था, ये गांधी जी के ही कथन से प्रतीत होता है। अगर ये अखबार पैसा कमाने की गरज से नहीं बल्कि कौम की सेवा के उद्देश्य से चलाया जा रहा हो तो यह सेवा जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कौम चाहे तभी होनी चाहिए, और कौम की इच्छा का पक्का प्रमाण तो यही माना जा सकता था कि वह आवश्यक संख्या में ग्राहक होकर उसका खर्चा उठा ले। फिर हमने यह भी सोचा कि अखबार चलाने के लिए महीने का खर्च निकालने में थोड़े से व्यापारियों को सेवा भाव के नाम पर अपने विज्ञापन देने को समझाने से कौम के लोगों को अखबार खरीदने का कर्तव्य समझाना लुभाने वाले और क्षुब्ध होने वाले दोनों के लिए कैसी सुंदर शिक्षा होगी। इंडियन ओपिनियन का आंतरिक बल और स्वरूप भी बदला और वह भी महाशक्ति बन गया। उसकी साधारण ग्राहक संख्या 1200 से 1500 तक थी। वह दिन दिन बढ़ने लगी। उसका चंदा बढ़ाना पड़ा था। फिर भी जब युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया तब ग्राहक इतने बढ़ गए कि 2500 प्रतियां तक छापनी पड़ती थीं। इंडियन ओपिनियन का पाठक वर्ग अधिक से अधिक 20,000 माना जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई में सफलता प्राप्त कर सन 1914 में भारत आने पर गांधी जी ने पत्र प्रकाशन की योजना बनाई। स्वाधीनता का आंदोलन पूरे निखार पर था। देश भर में स्वराज्य प्राप्त करने की तीव्र लालसा पैदा होती जा रही थी। जन जन की इस उमड़ती भावना को तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने और उकसाया। उस समय अनेकानेक पत्रों की भांति श्रीमती एनी बेसेंट के न्यू इंडिया, मौलाना मोहम्मद अली के उर्दू साप्ताहिक और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल, तिलक के केसरी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बनवासी आदि पत्रों ने अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। गांधी जी के समक्ष अनेक पत्रों के संपादन का भार ग्रहण करने के प्रस्ताव आए, किंतु उन्होंने सभी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए। तत्कालीन समय के प्रसिद्ध पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक पद को भी गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया तथा 7 अप्रैल 1919 को बंबई से सत्याग्रह नाम से एक पृष्ठ के बुलेटिन को निकालना प्रारंभ किया, जो मुख्यतः अंग्रेजी में तथा अंशतः हिंदी में था। इसका उन्होंने स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिला दिया था, हमें इस बात का कोई यकीन नहीं दिला सकता कि अखबार नियमित रूप से निकलता रहेगा, क्योंकि संपादक के किसी भी क्षण गिरफ्तार हो जाने की संभावना है। किंतु हम इस बात की कोशिश जरूर करेंगे कि एक संपादक की गिरफ्तारी के बाद दूसरा संपादक इसकी जिम्मेदारी लेता जाए। इसे हम यथासंभव तब तक चलाते रहेंगे जब तक रॉलेट एक्ट वापस नहीं ले लिया जाता। जलियांवाला बाग में भारतवासी ब्रिटिश सरकार का पाशविक दमन चक्र देख चुके थे। हार्निमन जैसे वरिष्ठ संपादकों को देश से निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार प्रेस नियंत्रित करने के सभी हथकंडे अपना चुकी थी। ऐसे समय में कुछ समृद्ध गुजरातियों के सहयोग से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया का संपादन भार गांधी जी ने ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही इसका गुजराती संस्करण नवजीवन जुलाई सन 1919 में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में मासिक इस पत्र को 7 अक्टूबर 1919 से साप्ताहिक कर दिया गया। शंकरलाल बैंगर, महादेव भाई तथा जेपी कुमारप्पा जैसे व्यक्तियों का भी सहयोग गांधी जी को उन दिनों मिलने लगा था। इसी सहयोग का यह परिणाम था कि गांधी जी ने हिंदी नवजीवन भी प्रारंभ कर दिया। महादेव भाई गिरफ्तार कर लिए गए। सन 1922 में गांधी जी पर कुछ संपादकीय लेखों के आधार पर मुकदमा चलाया गया तथा 6 माह के कारावास का दंड दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण इन पत्रों की लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इनकी प्रसार संख्या नगण्य सी रह गई।
21,000 से घटकर मात्र 3,000 तक। अप्रैल सन 1924 से इन पत्रों का पुनः प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया। कालांतर में गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हिंदी नवजीवन पत्रों के नाम हरिजन रख दिए। गांधी जी के अछूताद्वार तथा अस्पृश्यता विरोधी नीति का यही कारण था। हरिजन का अंग्रेजी संस्करण हिंदी संस्करण की अपेक्षा काफ़ी पहले ही प्रकाशित होना शुरू हो गया। अंग्रेजी में हरिजन का प्रकाशन 11 फरवरी 1933 को घनश्याम बिड़ला के सहयोग से हुआ। 8 मई सन 1933 में गांधी जी इन पत्रों का मार्गदर्शन जेल से करते रहे। इसके पश्चात जब वे वर्धा आए, वहां से हरिजन के तीनों संस्करण प्रकाशित होते रहे। हिंदी हरिजन के संपादन से अनेक व्यक्ति संबद्ध रहे। इनमें गांधी जी के कुछ प्रमुख सहयोगी थे श्री महादेव भाई देसाई, प्यारे लाल जी, वियोगी हरि, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, काशीनाथ त्रिवेदी, काका साहब कालेलकर आदि। गांधी जी ने इन साप्ताहिकों के संदर्भ में लिखा था कि यह समाचार पत्र नहीं है, विचार पत्र हैं और इनमें विचार एक ही व्यक्ति के जाहिर किए जाते हैं। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, महादेव या प्यारे लाल जी इनमें अपनी मन की बात नहीं लिखेंगे। इस प्रकार गांधी जी के इस कथन से स्पष्ट है कि हरिजन के तीनों संस्करणों में प्रकाशित सामग्री गांधी जी के विचारों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। गांधी जी ने हरिजन के माध्यम से हरिजनोद्धार तथा ग्रामीण जन के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। 24 सितंबर 1938 के एक अंक में उन्होंने लिखा, हरिजन समाचार पत्र नहीं अपितु आम जनता का विचार पत्र है। इनका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा सामाजिक क्रांति में दिशा चेतना उत्पन्न करना है। सरकार के प्रेस नियंत्रणों का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। प्रेस की स्वतंत्रता के हिमायती गांधी जी ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की और अपनी स्वतंत्र चेतना पर किसी प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार नहीं किए। उन्होंने स्पष्टता लिखा, यदि प्रेस सलाहकार को सत्याग्रह संबंधी प्रत्येक सामग्री भेजी जाने लगी तो प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता हमारा परम अधिकार है, अतः हम इस प्रकार के आदेशों को नहीं मान सकते। 24 अक्टूबर 1939 हरिजन। पत्र के प्रकाशन को स्थगित रखना गांधी जी ने स्वीकार किया, किंतु अपने सिद्धांतों और नियमों से कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। प्रेस अध्यादेशों के कठोर नियंत्रणों के कारण यंग इंडिया के प्रकाशन को असंभव देखते हुए सन 1930 में वे लिखते हैं, इसलिए मैं पत्रकारों और प्रकाशकों से अनुरोध करूंगा कि वे जमानत देने से इनकार कर दें और यदि उनसे जमानत मांगी जाए तो इच्छानुसार या तो प्रकाशन बंद कर दें या जमानत जब्त करने के विरुद्ध शासन को चुनौती दें। जब आज़ादी वस्तुतः हमारे दरवाजे पर खड़ी है और जब इसे गले लगाने के लिए हजारों ने यंत्रणाएं सही हैं, तो ये करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि प्रेस प्रतिनिधि इस मामले में हल्के रह गए थे। वह सरकार टाइप और मशीनरी को जब्त कर सकती है, वह कलम और उससे भी कम वाणी को जब्त नहीं कर सकती। परंतु मैं मानता हूं कि यदि वह प्रेस का गला घोटने में सफल हो जाती है तो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है राष्ट्र का चिंतन। व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर रहते हुए गांधी जी ने सदा जनहित तथा मिशनरी भावना से कार्य किया। अपने पत्रों में विज्ञापन देने की प्रवृत्ति को उन्होंने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गांधी जी की प्रेरणा से ही हिंदी पत्रकारिता जगत में सम्मानित हुए हैं। श्री चेलापति राव के शब्दों में, गांधी जी शायद सबसे महान पत्रकार हुए हों और उन्होंने जिन साप्ताहिकों को चलाया और संपादित किया है वे संभवतः संसार के सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक हैं। वस्तुतः गांधी जी ने इन पत्रों के माध्यम से एक सजग पत्रकार के रूप में भारतीय जनमानस पर छा गए। इन पत्रों के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को जन समाज तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया था। गांधी जी के व्यक्तित्व ने जनता पर जादू सा कर दिया था। उनकी एक आवाज पर देश के कर्मठ और स्वतंत्रता प्रेमी लोग मर मिटने को तैयार हो जाते थे। सामाजिक कुरीतियों
और दूषित परंपराओं के खिलाफ जहां गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से आवाज उठाई, वहीं भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए देश में चल रहे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा सत्याग्रह और असहयोग तथा भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रियता भी प्रदान की। अपनी आत्मकथा में गांधी जी एक स्थल पर लिखते हैं, समाचार पत्र एक प्रचंड शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रवाह गांव के गांव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह भी सर्वनाश सृजन करता है। संसार के जितने पत्र इस कसौटी पर खड़े उतर सकेंगे, निकम्मे और काम के पत्र साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे अच्छाई और बुराई जगत में साथ साथ चला करती है। दोनों प्रकार के पत्रों में से किसे पसंद किया जाए, इसका निर्णय मनुष्य को स्वयं करना होगा। गांधी युगीन पत्रकारिता भी ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र से बच नहीं सकी। समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियमों का सहारा ले प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सन 1930 में वायसराय ने जब पुनः 1910 के प्रेस एक्ट को जीवित कर दिया तो गांधी जी ने इसका प्रबल विरोध किया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत 15 प्रस्तावों में से अंतिम था। समिति प्रेस ऑर्डिनेंस की तीव्र निंदा करती है और जिन अखबारों ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया उनकी प्रशंसा करती है। जिन भारतीय पत्रों का अभी तक प्रकाशन बंद नहीं किया है या बंद करके फिर निकलने लगे हैं, उनके अब बंद किए जाने का अनुरोध करता है। जो भारतीय अथवा गोरे पत्र का प्रकाशन अब भी बंद ना करें, उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील करती है। 8 अगस्त 1942 के एक आदेश के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समाचारों का प्रकाशन वर्जित कर दिया गया। इस आदेश के तहत उन समाचारों का प्रकाशन भी वर्जित कर दिया गया जो इस आंदोलन को रोकने के लिए की गई सरकारी कार्रवाई से संबद्ध थे। वे समाचार इसके अपवाद माने गए जो सरकारी साधनों अथवा एपीआई, यूपीआई तथा ओरिएंट प्रेस ऑफ इंडिया अथवा संबद्ध समाचार पत्र के अधिकृत संवाददाता, जिसका नाम उस जिले के मजिस्ट्रेट के यहाँ पंजीकृत हो चुका हो जहाँ पर वह काम करता है, प्राप्त होते थे। इस प्रकार एन केन प्रकरण प्रेस की विचार शक्ति को दमित करने का सरकारी प्रयास चलता रहा। गांधी जी ने ऐसी स्थिति में समाचार पत्रों से अपील की कि समाचार पत्रों को अपना फर्ज स्वच्छंदता एवं निर्भयता से अदा करना चाहिए। समाचार पत्रों को यह मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि सरकार उन्हें दबा सके या घूस देकर उनका मुंह बंद कर सके। समाचार पत्रों को अपना दुरुपयोग किए जाने के स्थान पर बंद हो जाना ज़्यादा अच्छा समझना चाहिए। फिर उन्हें अपनी इमारत, मशीन व दूसरे साज सामान से हाथ धो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। संपादक सम्मेलन की स्थायी समिति ने सरकार को जो आश्वासन दिया है, समाचार पत्रों को उससे मुकर जाना चाहिए। सरकार का एक ऑर्डिनेंस 9 अगस्त 1942 को प्रकाशित हुआ, जिसमें साफ साफ बता दिया गया कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं। इस ऑर्डिनेंस के कारण समाचार पत्र भौचक्के रह गए। समाचार पत्र उस व्यक्ति के समान महसूस करने लगे जो पहले बहते हुए पानी में अबाधित रूप से तैरने का आदी हो और जिसे अब हाथ पैर बांधकर व आंखों पर पट्टी लगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो और ऐसी हालत में उससे भंवरों व ज्वार भाटे के प्रवाह से बचने की आशा की गई हो। यह स्वाभाविक था कि समाचार पत्र ऐसी तूफानी नदी में छलांग लगाने से पहले खूब सोच विचार कर लें। पत्रिकाओं के उद्देश्य, उपयोगिता तथा कर्तव्यों के बारे में गांधी जी ने जो कुछ कहा तथा प्रयोग से सिद्ध किया, उन सबका हिंदी पत्रकार कला पर प्रभाव पड़ा है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप और इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित पत्रिकाएं, जिनमें गांधी जी के आदर्शों की रक्षा करने का प्रशंसनीय प्रयास किया गया है। सरस्वती, माधुरी, विश्वमित्र, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं ने भी पत्रकार कला के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में महात्मा जी के सिद्धांतों से प्रेरणा ग्रहण की है। गांधी विचारधारा से अनुप्राणित आदर्श पत्र पत्रिकाओं में सम्मेलन पत्रिका, आजकल, नया समाज, भारत में पंचायती राज्य, जीवन साहित्य, सर्वोदय, विनोबा भावे का मंगल प्रभात, काका कालेलकर का गांधी मार्ग, कर्मवीर और साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि पत्र पत्रिकाओं के इतिहास में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वास्तव में इस काल के पत्रों ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ
जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का जोरदार समर्थन किया। वांडेल फिलिप की ये उक्ति सर्वथा सत्य है कि युद्ध में जो कार्य बंदूकें करती हैं, मस्तिष्क के लिए वही कार्य प्रेस करता है। गांधी जी की पत्रकारिता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर मनोहर प्रभाकर ने लिखा है कि गांधी जी ने जितने भी पत्र संपादित किए, उनकी एक विलक्षणता यह थी कि उनकी भाषा बहुत सरल होती थी। उनका मार्ग सत्यान्वेषण का कंटकाकीर्ण पथ था। उन्होंने बड़े से बड़ा संकट मोल लेकर भी सत्य का उद्घाटन किया, किंतु इसके साथ ही वे दूसरों के विचारों के प्रति भी बहुत सहिष्णु थे। ये उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने जननायक होने के नाते एक संपादक के रूप में बड़े संयम और उत्तरदायित्व के साथ काम किया। 2 जुलाई 1925 को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, मैं कभी क्षुब्ध होकर नहीं लिखता, किसी के प्रति मनोमालिन्य का भाव लेकर भी नहीं लिखता, मैं लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए भी नहीं लिखता। पाठकों के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि प्रति सप्ताह मैं कितने संयम से काम ले पाया हूँ। मुझे विषयों का चुनाव करने और उन्हें उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करने में कितना अनुशासित रहना होता है। एक प्रकार से इसके जरिए मेरा प्रशिक्षण होता है। अक्सर मेरा अहंकार कुछ ऐसा अभिव्यक्त करना चाहता है जिससे आक्रोश की व्यंजना हो और उसके लिए किसी कठोर विशेषण का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इसीलिए उसे धैर्यपूर्वक काट छांट कर और भाषा को तराश कर इन सब दुर्गुणों से बचाना कठिन मानसिक व्यायाम होता है। दैनिक हिंदुस्तान के तत्कालीन सह संपादक श्री देवकृष्ण व्यास ने एक लेख में ऐसे अनेक पत्रों का उल्लेख किया है जो गांधी जी की प्रेरणा से प्रकाशित हुए हैं या उनकी विचारधारा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लिखते हैं, राष्ट्रपिता का अनुकरण कर कई नेताओं ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉक्टर भगवान दास और आचार्य नरेंद्र देव के संपादन में काशी विद्यापीठ की त्रैमासिक पत्रिका विद्यापीठ संवत 1986 में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका में गांधी दर्शन और कांग्रेस की विचारधारा के संबंध में विचारोत्तेजक सामग्री होती थी। डॉक्टर संपूर्णानंद ने समाज और मर्यादा का संपादन किया। श्री कमलापति त्रिपाठी के संसार और श्री जयनारायण व्यास के अखंड भारत ने भी गांधी जी की गतिविधियों का प्रचार कर स्वतंत्रता संग्राम को बल प्रदान किया। व्यास जी का अखंड भारत देशी रियासतों के निरंकुश राजाओं और सामंतों के दमन और अत्याचारों के विरुद्ध जनता के स्वर को मुखरित करता था। सेठ गोविंद दास ने जबलपुर से लोकमत और जय हिंद पत्रों को प्रकाशित किया। ब्रजलाल बियाणी के नव राजस्थान और प्रवाह, श्री माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर और आगरकर के स्वराज्य ने तत्कालीन मध्य प्रदेश की जनता को जो दिशा बोध दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार ऐसे पत्रों की एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है जो गांधी जी की प्रेरणा से प्रकाशित हुए। वस्तुतः गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व से युग के हर पक्ष को प्रभावित किया। विश्वमित्र, नव भारत, हिंदुस्तान, नई दुनिया आदि अनेक दैनिक पत्र गांधी जी के चिंतन को रचनात्मक रूप देने के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। गांधी जी के चिंतन से इन विविध पत्र प्रकाशित होते रहे। इससे संबंधित कुछ पत्रों का उल्लेख भी श्री देवकृष्ण व्यास ने किया है। उदाहरणार्थ, पत्रकारिता को केवल पत्रकारिता के प्रयोजन के लिए नहीं, बल्कि इसे मैंने जीवन में अपना जो मिशन बनाया है उसके लिए केवल एक साधन के रूप में अपनाया है। मेरा मिशन है उदाहरण द्वारा सिखलाना और कठोर संयम में रहते हुए सत्याग्रह के अद्वितीय हथियार का इस्तेमाल पेश करना, जो अहिंसा का सीधा परिणाम है। यह ऐसा द्वावक पदार्थ है जिससे पत्थर जैसा दिल भी द्रवित हो सकता है। इसलिए अपनी आस्था के प्रति सत्यता अपनाते हुए मैं क्रोध या द्वेष में आकर नहीं लिखूंगा। मैं केवल भावनाओं को भड़काने के लिए भी नहीं लिखूंगा। पाठकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं हो सकता कि मुझे विषयों और अपनी शब्दावली को चुनने में प्रति सप्ताह कितने संयम से काम लेना पड़ता है। यह मेरे लिए एक प्रशिक्षण है। इससे मुझे अपने अंतःकरण में झांकने और अपनी कमजोरियों को खोजने की सामर्थ्य मिलती है। इस युग के प्रमुख पत्र थे आज बनारस सन 1920, स्वतंत्र कलकत्ता 1920, कर्मवीर जबलपुर खंडवा 1920, सैनिक आगरा 1925, महारथी दिल्ली 1925, संघर्ष 1925, विप्लव लखनऊ 1938,
नवजीवन 1939, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर 1940, संसार काशी 1947 आदि। इन पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में अपनी भूमिका का दायित्व पूर्ण निर्वाह किया। पत्र संपादकों, प्रकाशकों को जेल यात्रा से लेकर अन्य खतरों और संकटों का सदा भय बना रहता, किंतु इन सब के बावजूद वे अपने कर्तव्य पथ से किंचित भी विचलित नहीं हुए। महात्मा गांधी ने युगीन पत्रकारिता के भारतीय जनमानस पर पड़ते हुए प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाचार पत्रों के शब्दों ने लोगों के बीच गीता, बाइबल और कुरान का स्थान ले लिया है। उनके लिए लिखे हुए अक्षर ब्रह्म वाक्य के समान हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने एक स्थान पर लिखा है कि हालांकि बंगाल विभाजन तथा बाद में जलियांवाला बाग जनसंहार के कारण हिंदी पत्रकारिता अत्यधिक उग्र हो गई थी, किंतु उन पर बापू के विचारों का इतना व्यापक प्रभाव था कि क्रांतिकारी पत्रों तक ने अहिंसा के प्रति अपनी श्रद्धा कायम रखी। अपनी इस बात के साक्ष्य में मैं प्रताप जैसे उग्र समाचार पत्र की पंक्ति उद्धृत करना चाहूँगा। प्रताप ने 26 सितंबर 1921 के अंक में लिखा कि हमारे सिरों पर प्रहार होते हो तो हों, बिजलियां गिरती हो तो गिरें, परंतु हमारे व्यवहार में ना तो गर्मी आए और ना ही कोई शिथिलता। हम डटे रहें वहीं पर जहां पर डटे हुए हैं, हमारी दृष्टि रहे उसी लक्ष्य पर जिस पर वह लगी हुई है। प्रहारों की मार से इनमें कोई अंतर ना पड़े और अंत में प्रहारों को करने वाले हाथों में शिथिलता आवेगी और इसके साथ ही निश्चित रूप से आवेगी हमारी अंतिम विजय की सूचना। इस एपिसोड में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। गांधी एक पत्रकार के रूप में, साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह का प्रकाशन, गुजराती संस्करण नवजीवन का प्रकाशन, हरिजन का शुभारंभ, गांधी जी और समकालीन पत्रकारिता, गांधी जी की प्रेरणा से प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं। इसी के साथ हमारा आपके साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपके सुझाव और प्रश्न हमेशा आमंत्रित है। नमस्कार।